हो सकता है कोई वकील पहले 5 साल में बहुत अच्छा ना करे और 6 साल से 10 साल के बीच में वो टॉप का वकील बन जाए। एक जर्नल आम जनता ये मानेगी कि भाई ये जो लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं ये पता नहीं नकल से बन रहे हैं कि ये अपनी अकल से बन रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बहुत अच्छा काम करती है। कई बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां तक क्रिमिनल पहुंच गया है। हमारे जजेस के पास अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्री से या दूसरे यूरोपियन कंट्री से, हमारे जज उन जजेस से 3-4 गुना ज्यादा काम करते हैं। उसके बावजूद भी पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। पहले इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है, फिर कोर्ट में देरी होती है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। The New Indians presents Law and Justice by Vedic Legal in association with Vedic Legal and Company and the Senate of Jurists. नमस्कार, मैं हूं सृष्टि गुप्ता और आपका स्वागत करती हूं अपने इस प्रोग्राम लॉ एंड जस्टिस में। आज के हमारे मेहमान हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर नरेंद्र हुडा। आइए कुछ उनका नज़रिया जानते हैं लॉ एंड जस्टिस के टॉपिक पे। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सृष्टि जी। सबसे पहले सर आप हमें ये बताएं कि आपकी करियर की शुरुआत कैसे हुई? मैं अपने परिवार का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने लॉ की जी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने लॉ की, और क्योंकि मैंने चंडीगढ़ से लॉ की तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरे को चंडीगढ़ हाई कोर्ट से ही प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। तो क्योंकि कोई जानता नहीं था तो रैंडमली पता किया कि चंडीगढ़ में सबसे अच्छा वकील कौन है। पता चला कि श्री एम.एल. सरीन जो उस समय पंजाब के एडवोकेट जनरल थे, तो मैंने उनको अप्रोच किया कि जी आप मुझे जूनियर रख लीजिए जी। एंड उन्होंने मुझे जूनियर रखा। तो इस तरीके से मुझे चंडीगढ़ हाई कोर्ट से जिस दिन मेरे को लाइसेंस मिला उसी दिन से मैंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। सर आप दिल्ली कब आए फिर? मैंने 1995 से लेके और 2012 तक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस की जी। 2012 में मैं सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हुआ। उस समय मेरी उम्र कोई 40 साल थी और मैं हरियाणा का उस समय सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पे एडवोकेट जनरल ऑफिस में काम कर रहा था। तो जैसे ही मई में मेरा सीनियर डेजिग्नेशन हुआ, अगस्त 12 में आई शिफ्टेड टू सुप्रीम कोर्ट बतौर सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल। ओके। दिस इज हाउ आई केम टू सुप्रीम कोर्ट। तो सर ये जो आपने शिफ्ट किया, तो क्या आपके लिए कुछ शिफ्ट करने के बाद कुछ तकलीफ़ें आई यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस जमाने के लिए? देखिए, क्योंकि मैं बतौर सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तो 2012 से लेके 2014 तक 2 साल मैंने सरकार की असाइनमेंट सुप्रीम कोर्ट में की, और चूंकि सरकार के केसेस बहुत थे तो 2 साल में बहुत बिजी था जी बतौर सरकार हरियाणा सरकार का वकील। और वो 2 साल का समय मेरे लिए बहुत क्रूशियल था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मैं हर रोज़ हर कोर्ट में कोई 1-2 केस सरकार की तरफ से बहस करता था। तो इससे मुझे बहुत मदद हुई दिल्ली में सेटल होने के लिए, क्योंकि पहले 2 साल मेरे पास बहुत काम था। बिल्कुल। तो उसके बाद ऑफ कोर्स काम कम हुआ और उसके बाद फिर बढ़ा। जी। तो सर जैसे आपने बताया कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, और जो आजकल के फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, आप ये बताइए कि उनकी शुरुआत वो कैसे करें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? देखो, वो बहुत पुराने ज़माने की बात है जब कहते थे कि पहली जनरेशन का वकील को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इवन मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आई बतौर फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने का। सिर्फ आप अपना डेडिकेशन से काम करें। बहुत अच्छे वकीलों की कमी हमेशा है, हर शहर में है जी। और कोई भी चाहे फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, इवन सेकंड थर्ड जनरेशन लॉयर भी जो हैं, उनको अपने आप को साबित तो करना ही पड़ता है। अगर अब मेरे बच्चे आगे वकील हैं जी। तो ठीक है, इनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, पर क्लाइंट इनके पास आएगा, पर अगर ये मेहनत नहीं करेंगे जी
तो क्लाइंट दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल। तो चाहे पहली जनरेशन का वकील हो या दूसरी जनरेशन का हो या तीसरी जनरेशन का, वकील को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को साबित तो करना ही पड़ता है। और जो भी मेहनती वकील है, सिंसियर वकील है, उसके पास मेरा मानना ये है कभी काम की कमी नहीं रहती। ये सिर्फ थोड़े से समय की बात होती है जी। जो पहली जनरेशन का वकील होता है उसको थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, पर उसमें कोई निराशा की बात नहीं है कि आप पहली जनरेशन के वकील हैं तो आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। पर सर आजकल तो हम यही देख रहे हैं, जो यंग फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स आ रहे हैं वो कुछ टाइम लिटिगेशन करके वो कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में कहा जाता है कि जल्दी पैसा आ जाता है, और लिटिगेशन में कहते हैं आपको बहुत मेहनत करनी, जैसे आपने बताया। तो इसके बारे में आप सर क्या कहेंगे? देखो, लिटिगेशन में भी पैसा आता है, सिर्फ बात यह है कि थोड़ा सा आदमी को धैर्य के साथ काम करना पड़ता है लिटिगेशन में। आपको अकाउंटेबिलिटी है, आपकी उत्तरदायिता है अपने क्लाइंट के बारे में। उसको उसका केस समझना है, उसका केस बहस करना है, अगर खिलाफ होता है तो उसको समझाना है कि भाई इस वजह से खिलाफ हो गया। तो आपको पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन करनी होती है। और एक महीने 4 क्लाइंट आ गए, एक महीने एक क्लाइंट आया, तो ये एक अनसर्टेनिटी होती है जो कि थोड़ा सा एंजाइटी का कारण बन सकती है। सर वो तो चल ही रहा है। कॉर्पोरेट में सर्टेनिटी है कि आप किसी लॉ फर्म में चले गए, आप किसी कंपनी की रिटेनरशिप पे चले गए, आपको महीने में फिक्स तनख्वाह मिलेगी। बिल्कुल। तो आजकल के जो यंग वकील हैं, या तो वो अनसर्टेनिटी जो कि टेम्परेरी अनसर्टेनिटी होती है, और कई बार ये भी नहीं पता होता कि अनसर्टेनिटी कितने दिन है जी। पर लिटिगेशन में कहता हूं कि हमेशा वकील तो लिटिगेशन वाला ही होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ अपना पेशेंस से काम करिए, कोई काम की कमी नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, आजकल बच्चे उससे डील भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आप एक सलाह देंगे कैसे डील करें? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, स्ट्रेस है, सोशल मीडिया का भी प्रेशर है आजकल, आपके पीयर्स शायद आपसे ज़्यादा आगे निकल जा रहे हैं और आपको लग रहा है अभी तो मैं जूनियर ही बना हुआ हूँ सीनियर के यहाँ, कभी बहस करने का मौका मिलता है, कभी नहीं मिलता है, शायद बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बहुत से मैंने वकील देखे हैं सर जो अपने आप को एक क्लर्क की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरा तो काम से केवल रिसर्च करना है या क्या। तो आप कैसे उनको कुछ इनकरेजमेंट दे सकते हैं? देखो, मेरा मानना यह है कि वकील को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है जी। अपने आप पे विश्वास करें, अपने को किसी दूसरे से कंपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर एक आदमी की अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक ट्रेजेक्ट्री होती है। हो सकता है कोई वकील पहले 5 साल में बहुत अच्छा ना करे और 6 साल से 10 साल के बीच में वो टॉप का वकील बन जाए। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जो शुरू में अच्छा करते हैं बट स्लोली वो फेड आउट हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि अपने कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा करें और क्लाइंट के साथ कर्टियस रहें, क्लाइंट की बात को ठीक से समझें। क्लाइंट को कॉन्फिडेंस होगा तो वो एक क्लाइंट आपके पास 10 क्लाइंट लेके आएगा। बिल्कुल। तो आप क्लाइंट का फोन सुने, क्लाइंट का केस समझें और क्लाइंट को जरूर कोर्ट में बुलाएं जब आप बहस कर रहे हो, ताकि आपका क्लाइंट ये देख ले कि मेरे वकील ने मेरे केस पे पूरी मेहनत की है। जी। अगर वो केस उसके खिलाफ भी हो जाता है, उसके बावजूद भी वो क्लाइंट उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, जबकि और नए केस उसके पास लेके आता है। मेरे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो मेरे अपने करियर में जी कि मैं किसी क्लाइंट के लिए मैं रिलीफ नहीं दिला पाया उसको कोर्ट में, पर क्लाइंट मेरी इंटरेक्शन से, मेरी मेहनत से इतना खुश था कि उसने मुझे ब्लेम नहीं किया और वो और भी क्लाइंट लेके आया। तो आप अपना व्यवहार क्लाइंट से ठीक रखें, केस की तैयारी अच्छे से करें, कोर्ट में अच्छे से प्रेजेंट को केस को करें, आपका काम वहां पे खत्म होता है। जी। उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना आपका क्लाइंट आपसे जाएगा बल्कि वो और क्लाइंट लेके आएगा।
सर क्या इसमें जजेस का भी कुछ रोल होता है जूनियर्स को इनकरेज करने का, या वो केवल सिर्फ सीनियर एडवोकेट्स की ही बात सुनना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे जजेस हैं जो जूनियर एडवोकेट्स को प्रमोट करते हैं, उनको ज़्यादा समय देते हैं सीनियर एडवोकेट की बजाय, अच्छा। सिर्फ उनको एनकरेज करने के लिए, ताकि वो बहस करना सीखें। और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत हमारे अच्छे अच्छे जजेस हैं, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत अच्छे जजेस हैं। और एक ये नया ट्रेंड मैं जो देख रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत यंग लड़के और लड़कियां जी बहुत अच्छा आर्ग्यू करते हैं और उनके पास बड़ा अच्छा क्वालिटी वर्क है। बिल्कुल। पुराने समय में लोगों की एक मेंटेलिटी थी कि बहुत पुरानी उम्र दराज वकील को ही करो ताकि उसी को एक्सपीरियंस है, पर अब वो मेंटेलिटी बदल रही है। अच्छा। अब कॉरपोरेट प्राइवेट क्लाइंट यंग वकीलों को एंगेज कर रहे हैं ताकि उनमें कोई नई एनर्जी है, वो ज़्यादा समय लगा सकते हैं। और मैं देखता हूँ हर रोज बहुत यंग वकील बहुत अच्छे तरीके से बहस करते हैं और रिलीफ मिलता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब आपके केसेस के बारे में कुछ बात करते हैं। आपका बहुत ही फेमस जो केस आपने लड़ा था वो था नीट एग्जाम पेपर लीक का केस। सर उसके बारे में कुछ थोड़ा ब्रीफ में हमें बताएं, क्या मामला था ये सर? देखो, नीट एग्जाम में जब खबर आई थी कि पटना हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, जले हुए क्वेश्चन पेपर रिकवर हुए, तो पूरे देश में एक अविश्वास का माहौल बना इस एग्जाम को लेके जी, क्योंकि लगभग 22 लाख कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया था और उस 22 लाख में से करीब 1,50,000 बच्चों को अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में दाखला मिलना था। तो हमारी सबसे पहली पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में जो डायरेक्टली फाइल हुई आर्टिकल 32 में। जी, डिमांड हमारी ये थी कि जी ये जो लीक हुआ है इसका हम, जब शुरू में पिटीशन फाइल हुई तो बहुत सारे फैक्ट सामने नहीं आए थे, सिर्फ पटना हजारीबाग पेपर लीक की बात सामने आई थी। तो हमने मांग की कि ये पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि लग ये रहा था कि अगर पेपर लीक हुआ है तो आजकल व्हाट्सएप की दौर में ये पता नहीं कितने लोगों के पास गया है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं पेपर लीक में, कितने स्टूडेंट्स इस पेपर लीक की वजह से बेनिफिशियरी हैं। अगर आप ये पक्के तौर पे निर्धारित नहीं कर सकते तो कानून ये था कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, इन्वेस्टिगेशन होती गई और ये एक ऐसा केस था जब मेरी व्हाट्सएप चैट्स में, मेरे फेसबुक पे, मेरी मेल में पूरे देश से लोग मेरे को पॉइंट्स भेज रहे थे कि जी आप ये पॉइंट उठा सकते हैं, आप ये एक पेपर लीक का सबूत है, वहां पे पेपर लीक हुआ है, वहां पे पेपर लीक हुआ है। आप बिल्कुल स्टूडेंट्स के एक देवता के रूप में मैं ये नहीं कहूंगा कि देवता के रूप में, पर स्टूडेंट्स को जो री एग्जाम चाह रहे थे उनको ये दिख रहा था कि ये वकील हमारा केस ठीक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो अपने केस को कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, क्योंकि आजकल बच्चे क्योंकि यूट्यूब पे द हियरिंग वाज लाइव, करेक्ट, तो बहुत लोग हियरिंग देख रहे थे कि जज साहब क्या कह रहे हैं, वकील क्या कह रहे हैं, सीबीआई की तरफ से क्या कहा जा रहा है। तो उसमें बहुत लोगों ने हमें लिखित में रिटन नोट भेजे, मेरी मेल बॉक्स यूज्ड टू बी फुल कि भाई कहीं कहीं से देश के हर कोने से सजेशंस आए। आपने तो सर ये इसको एज एविडेंस यूज किया अपने बेसिकली वो मेल्स को तो हम एज एविडेंस नहीं कर सकते थे, पर उनमें से जो जो हम पॉइंट ले सकते थे वो हमने यूज किए। और ये यही वजह थी कि हम ये कोर्ट को टू अ ग्रेट एक्सटेंट हम ये कोर्ट को दिखा पाए कि जो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसने सब कुछ आउटसोर्स किया हुआ था। एग्जामिनेशन सेट आउटसोर्स था, एग्जामिनेशन पेपर की प्रिंटिंग आउटसोर्स थी, जो सेंटर्स थे जहां पे पेपर हो रहा था वो प्राइवेट स्कूल्स थे, उनमें प्राइवेट टीचर्स एग्जाम करा रहे थे। एग्जाम खत्म होने के बाद कितने समय के अंदर वो पेपर सील होके
डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जमा हो, उसके लिए उनके पास कोई पक्के तौर पे प्रोसीजर तय नहीं था। तो हमने ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी जी। सीबीआई का भी रिस्पॉन्स ये था कि जी हम पक्के तौर पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये पेपर लीक कहां तक फैला है, परंतु अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पाया है कि ये पटना हजारीबाग तक सीमित है। अच्छा। तो उस समय का जो बेंच था, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हेड कर रहे थे उस बेंच को, अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी तक पेपर लीक पटना हजारीबाग तक सीमित है और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जिसको कहते हैं वो इस फेवर में है कि दोबारा एग्जाम ना कराया जाए, क्योंकि इतने बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, उन सबको ये कहना है कि तुम सब दोबारा एग्जाम दोगे, इस पे कोर्ट ने कहा कि इस वजह से हम दोबारा एग्जाम नहीं कराना चाहते। पर सर ये क्या गलत नहीं हुआ उन बच्चों के लिए जिनके पेपर लीक हुए थे और उनका साल खराब हुआ, या वो डीमोटिवेट हो गए कि अब मुझे डॉक्टर ही नहीं बनना है? देखो, इस किस्म के एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारा किसी एग्जामिनेशन की बॉडी की इंटीग्रिटी पे विश्वास ही नहीं है तो बच्चे, एक जनरल आम जनता ये मानेगी कि भाई ये जो लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं ये पता नहीं नकल से बन रहे हैं कि ये अपनी अकल से बन रहे हैं। यही मेरा कहने का मतलब था सर। इंटीग्रिटी इसकी बहुत डाउटफुल हुई। अगर आप जजमेंट देखेंगे, जजमेंट में भी जितने हमने मुद्दे उठाए, बहुत सारे मुद्दों को कोर्ट ने माना और अपनी जजमेंट में निर्देश दिए कि इन मुद्दों पे काम किया जाए ताकि भविष्य में ऐसा पेपर लीक की संभावनाएं कम से कम की जा सके। पर सर क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जांच एजेंसियां बहुत ज़्यादा इसके लिए दोषी होती हैं कि वो कभी पता ही नहीं लगा पाती हैं कहाँ से क्या हो? सीबीआई का फिर क्या मतलब रह जाता है सर? देखो, सीबीआई एक पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसकी एक अपनी एक्सपर्टीज होती है इन्वेस्टिगेशन की, उसके साथ ही उनका कुछ हैंडीकैप भी होता है। हमेशा हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अपने हैंडीकैप्स होते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ पक्के तौर पे कह पाना मुश्किल होता है। कई बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बहुत अच्छा काम करती है, कई बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां तक क्रिमिनल पहुंच गया है। तो ये एक आपस में एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, क्रिमिनल और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो सर क्रिमिनल मतलब बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हमारे देश में, वन ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन्स में अगर हम कहेंगे तो क्रिमिनल है, बिकॉज जांच एजेंसी उसको पकड़ नहीं पा रही है। क्या कर सकते हैं इसका कोई समाधान, या कोर्ट कभी जांच एजेंसियों को क्यों नहीं फटकार लगाती कि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया? देखो, समय समय पर अलग अलग केसों में कोर्ट हमेशा डांट लगाती है। हर रोज़ आप भी अखबार में पढ़ते होंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा या किसी स्टेट पुलिस को कहा कि आपने एफआईआर रजिस्टर कर ली उस प्रावधान में जो प्रावधान स्टैट्यूट में ही नहीं है। जी। या कोई केस डील करते वक्त पुलिस ऑफिसर ने किसी बेलेबल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट कर लिया। तो बहुत बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब पुलिस एजेंसी ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया और समय समय पर उनको फटकार भी लगती है। ऐसा नहीं कि उनको फटकार नहीं लगती। तो सर कोई सुधार क्यों नहीं होता? फटकार लग गई, जैसे एक माँ अपने बच्चों को फटकार लगा देती है, हाँ ठीक है अगली बार से नहीं करेंगे। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। कई बार बच्चे सुधर भी जाते हैं फटकार से, कई बार एक बार फटकार से काम नहीं चलता, बार बार फटकार लगानी पड़ती है। तो सर जब आपका ये जजमेंट आया कि रीटेस्ट नहीं होगा, क्या रिएक्शन था आपका? मोमेंटरीली हमें लगा कि क्योंकि हम बतौर स्टूडेंट्स के वकील, मैं पर्सनल लेवल पे कन्विंस था कि क्योंकि उनके जो प्रोसेसेस थे, जब हमने ये सारी बात कोर्ट में भी रखी, हाँ, कि ये सारा का सारा मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आउटसोर्स किया हुआ था और जिन लोगों को आउटसोर्स किया हुआ था उनकी जो इंटीग्रिटी थी वो बिल्कुल डाउटफुल थी।
हमने ये कोर्ट में दर्शाया भी। तो हमें लग रहा था कि कोर्ट हमारे से सहमत होके इस को दोबारा एग्जाम करवाएगी, बट कोर्ट का अपना तरीका होता है हर एक आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट करने का, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है, तो हमेशा ठीक होता है। तो सर, जो स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े थे, जिन्होंने आप पे विश्वास किया था, उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो आपके साथ थे या उन्होंने आपको कहीं ना कहीं ब्लेम किया? देखो, या सिस्टम को ब्लेम किया? जैसे मैंने अभी शुरू में कहा, आज के ज़माने में क्योंकि वकील हमेशा ही अपना ऑपरेशन ओपन में करता है, दिस इज फॉर एवरीवन टू सी, तो सब स्टूडेंट्स ने देखा कि हमने कोर्ट में क्या क्या कहा। आफ्टर द रिजल्ट, आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरी मेल में बहुत लोगों ने कहा कि जी आपने बहुत अच्छा आर्ग्यू किया, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे, बट हम जजमेंट से निराश हैं। बिल्कुल। मेरे सामने एक भी स्टूडेंट का कोई ऐसा मैसेज नहीं आया जिसने ये कहा हो कि जी आपने कोई पॉइंट बच गया जो आपने नहीं कहा। तो इसीलिए मेरा मानना ये है, वकील को अपना केस अच्छे से तैयार करना चाहिए, सारे पॉइंट लिख के ले जाएं, सारे पॉइंट रखें। उसके बाद वकील को कभी क्लाइंट ब्लेम नहीं करता। इस केस में जबकि सबको उम्मीद एक जग गई थी कि जैसे ही हियरिंग हुई कि ये तो री एग्जामिनेशन की तरफ मामला जा रहा है, और री एग्जामिनेशन अल्टीमेटली नहीं हुआ। बच्चों में निराशा हुई, पर हमारे वकीलों की पूरी टीम को उन बच्चों ने बिल्कुल ब्लेम नहीं किया। सर, इसमें क्या आपको लगता है कुछ सरकारी इन्फ्लुएंस होगा पेपर लीक होने में? देखो, पेपर लीक होने में सरकारी इन्फ्लुएंस नहीं होता। पेपर लीक क्रिमिनल्स का काम था। सरकार का काम है उन हर एक क्रिमिनल तक पहुंचे और उनको सजा दिलवाए। उसमें सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर की गई थी। पहले स्टेट पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसके बाद जब कोर्ट में मामला चला तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी गई। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अभी तक चली रही है। बताइए, इतना समय सर बीत गया, कहाँ से किसी को विश्वास आएगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे या न्यायपालिका पे? अभी तक कितने डॉक्टर शायद निकल गए होंगे या किसी ने छोड़ भी दिया होगा, लेकिन हम कैसे ट्रस्ट कर सकते? बहुत ज़्यादा आजकल जुडिशरी पे, सरकार पे बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं सर, क्योंकि ये जांच एजेंसियां या कोई सरकार का आदमी या कहीं से कुछ इन्फ्लुएंस तो हो जाता है, जहां ये क्रिमिनल्स को मौका मिल जाता है और ज़्यादा शायद समय मिल जाता है भागने का, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पाते। पूरी दुनिया में हर एक जगह क्रिमिनल्स हैं, क्राइम होते हैं। हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जहाँ पे ज़्यादा दुरुस्त हैं या इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा साइंटिफिक होती है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जल्दी कंप्लीट होती है और कन्विक्शन रेट भी बढ़ता है। ऐसा दुनिया में बहुत कम जगह हैं जहाँ पे क्राइम है ही नहीं, हर एक जगह होता है। हिंदुस्तान में क्योंकि हमारी पहली बात बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, क्राइम रेट ज़्यादा है, गरीबी है, ये भी एक कारण है कि क्राइम रेट ज़्यादा है, अनपढ़ता है, ये भी एक कारण है कि क्राइम रेट ज़्यादा है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास बहुत केसेस हो जाते हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है, वो हमेशा ही अक्यूज्ड के फेवर में होती है, क्योंकि समय के साथ विटनेसेस कोई एक्सपायर हो जाते हैं या विन ओवर हो जाते हैं, फिर मामला कोर्ट में जाता है जी। कोर्ट में ये सबकी कॉमन नॉलेज की बात है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक जज के सामने एक दिन में 200 केस लगते हैं, 150 केस लगते हैं, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने केसेस को ठीक से पढ़ के न्याय करे आदमी। बिल्कुल। तो उनमें से बहुत कम केसेस हैं जिनके ऊपर जज साहब, जो भी प्रिजाइडिंग जज होता है, वो देख पाए, वकीलों को सुन पाए। बहुत केसेस में तारीख पड़ती है जी। इस सब की वजह से जो कन्विक्शन रेट है वो घटता है।
इसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, हम ज़्यादा एजुकेशन पे हम ध्यान दें, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ध्यान दें, हम ज़्यादा जजेस अपॉइंट कर पाएं ताकि पर जज केस रेशो कम हो सके। आज के दिन हमारे जजेस के पास अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्री से या दूसरे यूरोपियन कंट्री से, हमारे जज उन जजेस से 3-4 गुना ज़्यादा काम करते हैं, उसके बावजूद भी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। उसका कारण यही है, पहले इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है, फिर कोर्ट में देरी होती है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से कन्विक्शन रेट कम है। अगर कन्विक्शन रेट कम है, ये भी एक क्रिमिनल को इंसेंटिवाइज करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि मैंने 10 क्राइम किए, मेरा कन्विक्शन एक में हुआ, 2 साल का हुआ, मैं करके बाहर आ गया, उसको देख के और लोग एनकरेज होते हैं टू टेक लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स। मेरा मानना यह है कि क्राइम तब रुकेगा जब क्रिमिनल को यह पता होगा कि अगर तूने क्राइम किया तो तेरी सजा पक्के तौर पे होगी, बिल्कुल, बिल्कुल, और जल्दी होगी। हम कहें कि जी इस केस की सजा बढ़ा दी जाए और इसकी वजह से आपका क्राइम कम हो जाएगा, नहीं। इट इज द सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन कि होगी, दैट विल, वही एक चीज है जो कि सही मायने में डेटरेंट है। ना कि आप सजा आप बढ़ा दें, पर कन्विक्शन रेट आपका 5% हो, 10% हो, इन्वेस्टिगेशन आपकी 5 साल चले, कोर्ट में केस आपका 10 साल चले, और उसके बाद कन्विक्शन रेट 10% हो, ये सब के सब क्रिमिनल्स को एनकरेज करने वाली बात है। जी सर, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये नीट का एग्ज़ाम हुआ, अभी क्लैट के रिज़ल्ट पे भी यही विवाद हुआ है कि कुछ अलग सा रिज़ल्ट आ गया, बच्चे उससे नाखुश थे कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, नहीं कर पाए, और फिर ये केसेस पेंडेंसी और ये चलता ही रहता है। पर सर, कभी ये हमने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में कभी नहीं देखा कि पेपर लीक हुआ है या इंटरव्यू अच्छे से नहीं हो पा रहा है या वहाँ कोई बेईमानी चल रही है। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि हमें, क्या देश में डॉक्टरों की, वकीलों की ज़रूरत कम है और आईएएस आईपीएस की ज़रूरत ज़्यादा है? देखो, ऐसा नहीं है। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आईएएस का एग्ज़ाम करवाता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम कराता है, मेंस एग्ज़ाम कराता है, लंबे समय से वो एग्ज़ाम करा रहे हैं। उन्होंने अपने जो प्रोसेसेस हैं वो उन्होंने सेट कर लिए हैं, बिल्कुल समय के साथ, और वो प्रोसेसेस उन्होंने फुल प्रूफ कर लिए हैं। और यही कारण है कि उनके पेपर लीक की कभी खबर नहीं आती जी, और मेरिट पे सिलेक्शन होता है। ये आम जनता में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में एक भरोसा है कि वो ठीक करते हैं जी, क्योंकि उन्होंने अपने जो प्रोसेसेस हैं फ्रॉम द स्टेज ऑफ सेटिंग द पेपर सेट करने से, जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे ट्रेवल करेगा टू डिफरेंट सेंटर्स, एग्जामिनर्स वहाँ पे कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई कॉपिंग ना हो, बाहर के लोग अंदर इंटरफेयर ना कर सकें, उन्होंने वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेट कर लिया है। जो एनटीए थी, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी जी, उसके जब हमने बहुत डीप स्टडी किया, ये पाया कि उनके प्रोसेसेस बहुत एडहॉक थे, सब कुछ आउटसोर्स था। प्राइवेट कुरियर एजेंसी के थ्रू वो पेपर एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे थे, जो कि ओपन टेम्पो में वो क्वेश्चन पेपर भेजे जा रहे थे। तो इसीलिए अल्टीमेटली, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जामिनेशन के लिए एग्री नहीं किया, पर जजमेंट में ये माना कि उनके प्रोसेसेस ढीले थे, जो कि क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट कर सकते थे, और उसके लिए जो रेमेडियल मेजर टेक करने चाहिए उसके लिए डायरेक्शंस भी दी। तो मिस्टर हुदा, एनटीए में किसी को भी सजा नहीं हुई उनके फ्लॉज के लिए, या कुछ किसी तरीके का जुर्माना लगाया गया, ऐसा कुछ हुआ जजमेंट में? देखो, जजमेंट में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जजमेंट की स्टेज पे तो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जी। तो जब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, अक्यूज्ड
को बताएंगे नहीं कि आपके खिलाफ ये सबूत हैं, जब तक उसकी कानून के तहत पूरी ट्रायल नहीं होगी तो आप सजा नहीं दे सकते। और सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं था कि इवैल्यूएट करे एविडेंस, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की स्टेज थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। तो सर हम नीचे के प्रोसेस से ट्रायल, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमने वो रास्ता क्यों नहीं अपनाया? हम सीधे क्यों सुप्रीम कोर्ट चले गए ये मैटर लेके? असल में ये मैटर ऑल इंडिया लेवल जुरिस्डिक्शन का मैटर था। अच्छा। क्योंकि सारे देश में ये एग्जामिनेशन सेंटर्स थे। एक तरीका था कि देश की हर हाई कोर्ट में जाके एक पिटीशन डाली जाए। दूसरा था कि अगर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में हम सीधा जा सकते हैं जी। बहुत रेयर केसेस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पिटीशन आर्टिकल 32 में एंटरटेन करती है। जहां पे सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इनको हाई कोर्ट भेजने की बजाय, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टेट्स की जुरिस्डिक्शंस इन्वॉल्व थी, ये मामला सिर्फ पटना बिहार तक सीमित नहीं था। एलिगेशंस राजस्थान से भी आ रहे थे। अच्छा। एलिगेशंस किसी और स्टेट से भी आ रहे थे। तो इसकी अगर एक जगह सुनवाई करनी है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इंडिया थी। बिल्कुल। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत ये पिटीशन डालेंगे। अच्छा सर, आपके हम नेक्स्ट केस पे आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा। वो था विमेन रेसलर्स का सेक्सुअल असॉल्ट केस। सर हमारे देश में आप देख ही रहे हैं कितने सारे रेप केसेस, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, पॉक्सो इतना ज़्यादा कह सकते हैं आजकल अपनी चरम पे है। पर इसमें भी सर कोई, मुझे नहीं लगता है, मेरा ये मानना है, कोई न्याय हुआ। आपका क्या कहना है सर इसमें? देखिए, न्याय के लिए एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया FIR से शुरू होती है। बिल्कुल। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में सबमिट होती है। अक्यूज्ड को समन किया जाता है, ट्रायल होती है, ट्रायल में एविडेंस लिया जाता है जी। अक्यूज्ड को भी मौका दिया जाता है अपने डिफेंस में उसको क्या कहना है, और उसके बाद कोर्ट कोई फैसला करती है। रेसलर्स के केस में भी हमने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में पिटीशन डाली जी। क्योंकि अक्यूज्ड डिफरेंट स्टेट्स में थे और रेसलर्स उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी। पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारी आर्टिकल 32 की पिटीशन डायरेक्टली एंटरटेन की। जी। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती थी कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी कंप्लेंट फाइल करिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन एंटरटेन की, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया। आफ्टर नोटिस दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि हमारे पास कंप्लेंट है और हम FIR दर्ज करेंगे। तो असल मायने में क्योंकि अक्यूज्ड मेंबर पार्लियामेंट था जी, इन्फ्लुएंशियल लोग थे, बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल था फर्स्ट FIR दर्ज करना और फिर उसको ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना। पर स्टिल FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो रेसलर्स लड़कियां थी, उनकी कंप्लेंट ठीक है और चालान फाइल हुआ और अभी उसकी ट्रायल चल रही। मेरा मानना है ट्रायल में न्याय किया जाएगा। तो सर वही कह रहे, इन्फ्लुएंशियल और क्राइम क्या बड़ा है इसमें? क्राइम तो क्रिमिनल करता है, क्रिमिनल इन्फ्लुएंशियल भी हो सकता है और क्रिमिनल नॉन इन्फ्लुएंशियल भी हो सकता है। जब क्रिमिनल इन्फ्लुएंशियल हो तो वो हर स्टेज पे अपना इन्फ्लुएंस डाल के चीजों को डिरेल करता है। अगर इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल है, पहले वो FIR दर्ज कराने में डिले कराएगा, जो इस केस में हुआ। पर सर यहाँ कंप्लेनेंट्स भी इन्फ्लुएंशियल हैं, देश के लिए खेलने वाली महिलाएं हैं। देखो, कंप्लेनेंट देश के लिए खेलने वाली ओलंपिक में जो मेडलिस्ट लड़कियां थी, हम ये कहेंगे कि वो उन्होंने देश का नाम रोशन किया और फिर उनका ग्रीवेंस था। पर डिस्पाइट दिस
उनको धरना देना पड़ा अक्यूज्ड के खिलाफ एक्शन के लिए। सर क्योंकि तो उनका यही माना कोई जाता है इन्फ्लुएंस, कोई कि उनके सुनने वाला कोई नहीं है सर, इसीलिए वो सड़क पे उनको महिलाओं को सड़क पे उतरना ही पड़ता है। ऐसा मुझे लग रहा है हमारे देश की एक प्रथा बनती जा रही है। निर्भया केस हुआ, उसके बाद बहुत सारे रेप केसेस हुए जहाँ पे औरतों को शायद अब घर से बाहर निकल के चीख चीख के ही अपने लिए न्याय मांगना पड़ता है। जब भी कभी औरतों के खिलाफ कोई ऐसे जघन्य अपराध किए जाते हैं तो सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द भी उनके साथ एजिटेशन करते हैं अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि एक्शन हो सके। निर्भया केस में सिर्फ लड़कियां रोडों पे नहीं उतरी, उनके साथ स्टूडेंट्स थे, उनके साथ एम्प्लॉइज भी थे, उनके साथ हर वर्ग था। ऐसे ही जो रेसलर लड़कियों का मामला था, वहां पे एजिटेशन जो साइट थी, वहां पे आप देखें हर वर्ग का व्यक्ति उनकी सपोर्ट में खड़ा था। तो ये अच्छी बात है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो एजिटेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और समय समय पर जब भी जनता को लगता है, आम जन को ये लगता है किसी महिला के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको सपोर्ट मिलती है। सो दैट वे एज ए सोसाइटी वी आर ग्रोइंग। और अल्टीमेटली जितने भी पुराने केसेस हैं उन केसेस में मोस्टली में सजा हुई। मनु शर्मा का केस था, अल्टीमेटली सजा हुई, उसने सजा काटी जी, ठीक है। निर्भया केस था, सब अक्यूज को सजा हुई। रेसलर्स का केस है, ट्रायल चल रही है, हमें यकीन है उस केस में भी न्याय मिलेगा। सर पर उनका ये कहना था कि ये जो असॉल्ट है काफ़ी सालों से उनके साथ ये हो रहा था, उसमें एक माइनर लड़की भी थी जिसकी वजह से पॉक्सो भी आया, तो इतने साल से वो झेल रही थी, कंप्लेन कर रही थी। उन चीज़ों को कोर्ट ने क्यों नहीं देखा और फौरन न्याय क्यों नहीं होता सर? अगर फौरन सुप्रीम कोर्ट केस अपने पास ले लेती है लेकिन उसके बाद वो फौरन न्याय क्यों नहीं करती? फिर वो इन्वेस्टिगेशन नीचे की कोर्टों वहाँ तक क्यों फिर वापस उतरने क्यों लगती है सीढ़ियाँ? फिर देखो, कोई भी केस शुरू तो ट्रायल कोर्ट से ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता। एक सुप्रीम कोर्ट है जिसमें 34 जजेस हैं, वो सारे देश के केसेस का निपटारा डायरेक्टली नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली रेसलर लड़कियों की जहाँ तक बात है, ठीक है, जो अल्टीमेटली कंप्लेंट दाखिल हुई उसमें बताया गया कि ये काफ़ी समय से हो रहा था, पर उन्होंने कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं दी उस समय। फॉर्मल कंप्लेंट बहुत बाद में आई। किसी वजह से लड़कियां इस किस्म की कंप्लेंट बिल्कुल पहले स्टेप पे रूटीन में नहीं करती, क्योंकि ये आम बात है यहाँ की लड़कियों के साथ जो होता है। देखो, कोई सोसाइटी की एक नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी का एक प्रेशर होता है। कई बार पेरेंट्स उनको डिस्करेज करते हैं कि इस किस्म की कंप्लेंट ना फाइल की जाए जब तक कि पानी बिल्कुल सर के ऊपर से ना उतर जाए, जब तक कि ऑफेंस रिपीट ना हो जाए। ये एक सोसाइटी की मेंटेलिटी है। पर धीरे धीरे लोग बाग इससे बाहर आ रहे हैं। अब जितनी कंप्लेंट, नंबर ऑफ कंप्लेंट आज फाइल होती हैं, पहले नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि पहले क्राइम नहीं होता था, पर अवेयरनेस बढ़ रही है, ट्रांसपेरेंसी समय के साथ बेटर हो रही है जी। लॉ एंड ऑर्डर भी, मेरा मानना यह है, समय के साथ बेटर होगा। सर वही मैं कह रही हूँ, जजमेंट नहीं आता, रिपीट, जब तक सर से ऊपर पानी ना निकल जाए तब तक क्या उस लड़की की क्या लाइफ रह जाती है? क्या उसको अंदर से कहीं से भी, मुझे नहीं लगता, अगर मैं उनकी जगह हूँ, मैं एक महिला हूँ, मेरे साथ ऐसा, और मुझे ये लग रहा है कि भाई जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो तक न्याय नहीं कर रही है, या सरकार भी हमारे सुन नहीं रही है, हम सड़क पे हैं, हम पुलिस की लाठियाँ भी खा रहे हैं, फिर किस पे विश्वास करें सर? ये हम कहाँ जाएं? आप ये कैसे? देखो, अल्टीमेटली हमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास ही जाना होता है, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कई बार डिले करती है, बट अल्टीमेटली काम करती है। और प्रोसेस है, प्रोसेस लंबा है, प्रोसेस छोटा होना चाहिए। हाँ।
समय के साथ प्रोसेस छोटा भी होगा, ये मुझे उम्मीद है। जो आज की स्थिति है हमारी, वो अगर पिछले 20 साल 30 साल पहले की स्थिति से आज हमारी स्थिति बेहतर है। पहले कोई भी महिला किसी पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज कराने से परहेज करती थी, हिचकिचाती थी जी। उसको खौफ था पुलिस स्टेशन। आज के दिन वो बहुत कम है। आज महिलाएं पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज कराने में सक्षम है। आप ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हो जी। मॉनिटरिंग है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी अपना एक रोल अदा कर रहा है। पुलिस भी अंडर प्रेशर में होती है कि मीडिया इज वॉचिंग। तो कई बार जो मीडिया ट्रायल होती है ये दोनों तरीके से काम करती है। कई बार ये अक्यूज के खिलाफ जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, हमारा देश का कानून ये है व्यक्ति को इनोसेंट समझा जाना चाहिए। हाँ। मीडिया की वजह से एक परसेप्शन बना दी जाती है कि ये तो दोषी है, जबकि अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अभी ट्रायल नहीं हुई। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। अगर किसी अक्यूज ने कोई गलत किया है, उसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, मीडिया उसको उठाता है, तो पुलिस भी अंडर प्रेशर होती है कि FIR दर्ज की जाए और तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जल्दी से कोर्ट में सबमिट की जाए। ये मीडिया का एक पॉजिटिव पहलू है। ठीक है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। जी। तो सर, क्या ये मीडिया ट्रायल जो आप ये कह रहे हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, ये जजेस पे भी आता होगा? क्या वो उन चीज़ों को घर जाके जब टीवी पे देख रहे हैं और वही केसेस उनके सामने हैं, तो क्या वो, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप इतने बड़े केसेस में बतौर वकील हैं, तो क्या आप जब आप बहस करते हैं या कोर्ट में रहते हैं, क्या आप इतना तो अब आप भांप लेते होंगे कि ये जज मतलब शायद फैक्ट्स पे नहीं या मीडिया से थोड़ा इन्फ्लुएंस होके तब जजमेंट दे रहा है, या वो क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल, जैसे आप कह रहे हैं अक्यूज जो है जो इन्फ्लुएंशियल है, तो जजेस उनके खिलाफ जाने में कुछ उनको पर्सनल डर रहता है? देखिए, जजेस भी हमारे समाज में ही रहते हैं, समाज का हिस्सा हैं। वो अखबार भी पढ़ते हैं, वो टीवी भी देखते हैं, वो मीडिया रिपोर्टिंग भी देखते हैं जी। ये कहना कि जजेस के दिमाग पे बिल्कुल भी कोई इन्फ्लुएंस इन बातों का नहीं होगा, वो बात न्याय संगत नहीं है, सच्चाई नहीं है। पर कानून में जज को उसके सामने जो फाइल में तथ्य हैं सिर्फ उन्हीं के बेस पे फैसला करना होता है। और मैं कहूँगा हमारे जजेस, बहुत सारे जजेस बहुत काबिल हैं जी, और वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर नहीं आने देते और मेजॉरिटी केसेस में फैसला बेसिक तथ्यों के आधार पे होता है, ना कि मीडिया रिपोर्टिंग के आधार पे या र्यूमर्स के आधार पे। पर मैं ये जरूर मानूंगा कि कुछ हद तक वो इन्फ्लुएंस हमेशा करेगा। तो सर, आप बताइए कि आप किस तरीके का चेंज देखना चाहेंगे अब जुडिशियल सिस्टम में, या आपको लगता है कि आगे जाके ये चीज़ें हो रही हैं, क्या AI से कुछ फ़र्क पड़ेगा हमारे जुडिशियल सिस्टम में? देखो, AI सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ किया जाना चाहिए। AI किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, सप्लीमेंट कर सकता है, असिस्ट कर सकता है। वकीलों के लिए भी एक असिस्टेंस है जी, जुडिशियल सिस्टम के लिए एक असिस्टेंस है, बट अल्टीमेटली फैसला तो जज को ही करना है। बिल्कुल। तो AI का मेरी मायने में, मेरी समझ में लिमिटेड रोल है एज एन असिस्टिंग टूल फॉर द होल सिस्टम। बिल्कुल। अगर सिस्टम को कुछ बेटर करना है तो सरकार को जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। जी, हमें ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल। इन्वेस्टिगेटिव टूल्स डेवलप करने की ज़रूरत है।
और एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम की जरूरत है। तो इन द टाइम्स टू कम आई होप जितने भी स्टेक होल्डर हैं जी, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे। गवर्नमेंट हमेशा ये लिमिट करती है, ये क्रिब करती है कि फैसले नहीं होते, पर अगर हम अपना बजट देखें, उस बजट में कितने % हम जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करते, या डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में, हाई कोर्ट में कितनी वैकेंसीज हैं अलग अलग हाई कोर्ट में, बिल्कुल, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे लाइव इश्यूज हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए जी, और जुडिशियल सिस्टम को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल। मिस्टर हुडा, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लोग आपको अभी सुनेंगे, जो बच्चे ये इंटरव्यू देखेंगे, अगर आपके साथ काम करना चाहते हैं तो आपको कैसे अप्रोच करें? कुछ आप उनको बताइए कि वो आपके साथ आके काम कर सकें। देखिए, ये बहुत पॉसिबल नहीं होता एज अ सीनियर एडवोकेट। मैं सिर्फ एडवोकेट के बिहाफ पे ही कोर्ट में पेश हो सकता हूँ। जी, पिटिशंस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ऑफिस में तैयार होती है, रिसर्च होती है, फाइल होती है, फिर AOR ही आके एंगेज करता है जी जी जी, बिल्कुल, एज सीनियर एज अ एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट। तो मेरे ऑफिस में जो मेरे कॉलीग्स हैं वो मुझे सिर्फ रिसर्च करने में मेरी मदद करते हैं। जी, तो वो 3, 4, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी यंगस्टर्स, स्टूडेंट कभी भी कोई क्वेरी उसके मन में है, वो मेरे से कंसल्ट करना चाहता है, जी, वो हमेशा इज वेलकम। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यंगस्टर्स इन एवरी सेंस ऑफ द मैटर। दिस इज व्हाट आई विल से। मेरे अभी मुंह से गलती से जस्टिस हुडा निकल गया। क्या हम आपको आगे जस्टिस हुडा के रूप में देखेंगे? असल में मेरी वो उम्र अब जा चुकी है। जी, फॉर्मली मैं आज 53 साल का हो गया हूँ। एट वन स्टेज माई कंसेंट वॉज सॉट, ओके, एंड पर उस समय तक मैं 50 क्रॉस कर चुका था। अब मैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एस्टेब्लिश्ड हूँ, सेटल्ड हूँ। जी, अब मैं उस तरफ जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। चलिए मिस्टर हुडा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत सारी जानकारी आपने दी, आपने कुछ सुझाव भी दिए जो शायद आगे जाके अगर लोग ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमें आप जैसे सीनियर एडवोकेट्स क्या सोचते हैं इस जुडिशरी के फ्यूचर के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बात करी। थैंक यू सृष्टि जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू। थैंक यू। तो हम फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में लॉ एंड जस्टिस में। थैंक यू।